हेलो, आज मैं डाइजेशन सिस्टम बताने वाला हूँ। बायोलॉजी में डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम जितने भी वनडे एग्जाम है, आइदर वो एसएससी हो, आरआरबी हो या एनटीपीसी हो। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या जो भी वनडे एग्जाम हो डिफेंस का, वो सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाइजेशन सिस्टम। तो अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो भी खाना खाते हैं, तो क्या होते हैं कि वो तीन तरह के ही फूड लेते हैं। जो भी आप लोग खाते हैं वो कितने तरह के फूड लेते हैं? वो तीन तरह के ही लेते हैं, और वो तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। सबसे पहला अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा अगर बात करते हैं तो प्रोटीन, और तीसरा फैट, इसको लिपिड्स भी बोलते हैं। अब ये तीनों जो है, ये अपने अपने स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्लिट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट से स्प्लिट होंगे उसको ग्लूकोज में स्प्लिट होंगे। प्रोटीन जो स्प्लिट होंगे वो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स भी बोलते हैं। फैट और जो लिपिड से स्प्लिट होंगे वो फैटी एसिड में होंगे। ये तीनों मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी होगा आगे चल के। ग्लूकोज नेक्स्ट स्टेप में जाकर टूटेगा तो वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होगा, और ये जाकर फाइनली लीवर और अपने बॉडी के मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स जो है फाइनली वो स्प्लिट होगा, वो किस में होगा? एमिनो एसिड में स्प्लिट होगा। ये भी लीवर और मसल्स में जाकर स्टोर होंगे। फैटी एसिड किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल। तो हम लोग जितने भी खाना खाते हैं जनरली यही तीन आते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट या लिपिड्स। बाकी जो भी विटामिन लेते हैं तो विटामिन ऑलरेडी स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं और उसका डाइजेशन नहीं होता है। एक चीज और आपको याद रखना होगा, एक यहाँ पे ऐसा विटामिन भी है, जैसे विटामिन एफ जो है उसको हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। विटामिन एफ को फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो हम लोग लेते हैं खाने में, वो तीनों अपने अपने स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गए, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजेन में, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, देन एमिनो एसिड, फैट और लिपिड्स अपने फैटी एसिड में टूटे, उसके बाद ग्लिसरॉल में टूटे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डाइजेशन के मुताबिक। तो सबसे पहले हम लोग का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वह कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ से होते हुए ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप, क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप। ये हो गया माउथ। फिर स्टमक में जाएंगे खाना, ये हो गया स्टमक। हर जगह का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और सभी जगह का मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे डाइजेशन कहाँ पे कौन कौन से होते हैं। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर यहाँ से बड़ी आंत में होते हुए एनस के थ्रू
बाहर निकल जाएगा। और यहीं पे हमारा लीवर रहेंगे। ये जो पार्ट होता है ये डियोडेनम वाला पार्ट होता है। डियोडेनम का पार्ट होता है। ये क्या हो गया? लीवर। लीवर में ही एक धंसा हुआ गॉल ब्लाडर, ब्लाडर के जैसा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लाडर। और इसी गॉल ब्लाडर में हमारा जो रहता है बाइल जूस स्टोर्ड होता है। बाइल जूस स्टोर्ड होता है किसमें? गॉल ब्लाडर। और ये डियोडेनम वाला पार्ट में रिलीज होता है। अगर कोई बोले कि बाइल जूस बनता कहाँ है, तो बनेगा लीवर में, बट स्टोर्ड होगा किसमें? गॉल ब्लाडर में। और ये छोटी आंत वाला पार्ट है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका भी 3 पार्ट होता है। डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल की बात। ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया कि फूड यहाँ से इंटर करेगा और ये पूरा स्टमक वगैरह होते हुए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। इधर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर वापस लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये जो पूरा जो है कैनाल, ये जो पूरा कैनाल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितना होता है? तो वो 9 मीटर लॉन्ग रहेगा। और अगर फीट की बात करें तो 33 फीट ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा। ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल मैंने अलग अलग पार्ट्स बताया कि इसको फूड पाइप बोलते हैं या फिर ओइसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस बोलते हैं। तो ये जो ओइसोफेगस हुआ, तो ओइसोफेगस का लेंथ क्या होगा? तो ओइसोफेगस का लेंथ क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होगा? यही तीनों पार्ट्स से मिलकर तो बने हुए हैं हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने बताया, एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली बना किससे? फूड पाइप से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कितना? 9 मीटर लॉन्ग या 33 फीट का लंबा होता है। तो ये जो 9 मीटर लॉन्ग और 33 फीट का हुआ, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल हुआ। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इन सारे पार्ट्स में टूटा हुआ है, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 9 मीटर हमारा डिवाइडेड किस तरह से? तो ये 6 है और ये 3 और 3 मीटर का है। अब बात करते हैं कि डाइजेशंस में हेल्प कौन कौन करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि डाइजेशंस होते कैसे हैं और कहाँ से कौन सा फूड पार्टिकल्स का डाइजेशंस होता है और कहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि डाइजेशंस होते कैसे हैं।
तो हमारे बॉडी में इंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन में मदद करते हैं। अब वो इंजाइम्स आते कहाँ हैं? तो वो इंजाइम्स आते हैं ग्रंथि से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि ग्रंथि होता है। और ये जो ग्लैंड्स है वो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जनरली दो तरह के होंगे। एक इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। और ये दोनों अगर आपस में मिला देते हो एक थर्ड टाइप का आ जाएगा, वो क्या होगा? मिक्स्ड ग्लैंड उसको बोल रहे हैं। और हमारे शरीर में अगर बात करें मिक्स्ड ग्लैंड की, तो एक ही है, वो कौन सा है? वो पेनक्रियास। और कोई दूसरा ग्लैंड्स नहीं है जिसको मिक्स ग्लैंड का उपाधि दिया गया है हमारे शरीर में। मिक्स ग्लैंड पेनक्रियास को क्यों बोलते हैं ये बताता हूं मैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको बोलेंगे जो अपना सिक्रीशन, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट किस में दे? ब्लड में दे, उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि एग्जांपल में बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। और अगर बात करते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो पीनियल ग्लैंड्स को बोलते हैं। तो ये सब जो ग्लैंड्स है ना, छोटे छोटे ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, और भी है, पेनक्रियास तो मिक्स्ड में ही आ गए, थायराइड ग्लैंड्स, ये सब इंडोक्राइन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सेक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में आता है, इसीलिए इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनका सिक्रीशंस बाहर हो, ब्लड में ना हो, ब्लड में नहीं हो, ब्लड में नहीं हो। तो ब्लड में नहीं होगा तो क्या? जैसे टीयर्स ग्लैंड की बात करते हैं, या लैक्रिमल ग्लैंड्स, टीयर्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो टीयर्स ग्लैंड क्या? उसका आंसू हम लोग को आंख ब्लड में थोड़ी ना देता है, बाहर ही देता है आंख में। तो ऐसे ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और यही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये टीयर्स ग्लैंड तो शरीर से ही बाहर दे देता है अपना सिक्रीशंस, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ में सिक्रीशन देता है। तो जो हमने फूड पार्टिकल्स को जिस कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू गुजारा, लंबा चौड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, मैंने बताया था कि स्टमक होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए एनस के थ्रू जाएगा। तो ये पूरा का जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर कहीं पे भी कोई सिक्रीशंस हो रहा है ग्लैंड्स के थ्रू, तो वो सिक्रेशन कौन सा देगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देगा। जैसे माउथ में सिक्रीशन कोई ग्लैंड देगा, तो वो कौन देता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो कौन सा आ जाएगा? एक्सोक्राइन में आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर सीधा आ जाता है फूड हमारा कहाँ? स्टमक में आता है, तो स्टमक में जो सिक्रेशन देगा वो कौन सा ग्लैंड्स रहेंगे? एक्सोक्राइन ही रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो रहते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक मिनट, लाइव भी है, देख लेते हैं कोई कमेंट्स वगैरह भी आ रहा है क्या, इधर पढ़ाते ही जाएंगे। यूट्यूब, यूट्यूब, रुक जाओ रुक जाओ, अरे वैसे नहीं ये वो जो कर दी इसमें एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन म्यूट कर दीजिए, खाली कमेंट्स देखिए। वैसे तो कोई है नहीं, बाद में लाइव आ जाएगा। ठीक है। तो जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं
जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सारा का सारा किस में हेल्प करेंगे, तो सभी के सभी हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बताते हैं कि डाइजेशन होते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन माउथ का। तो टॉपिक देते हैं डाइजेशन इन माउथ, माउथ में डाइजेशन। तो हम लोग जानते हैं कि माउथ में क्या रहते हैं, दो ही चीज रहते हैं, एक टीथ हो गए और दूसरा टंग हो गया। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं टीथ का, टंग का, उसके बाद इसमें जो ग्लैंड्स हैं, इसमें ग्लैंड्स कौन कौन से आएंगे, इसमें जो ग्लैंड्स रहेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी SALI, एक सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। तो अगर टीथ की बात करते हैं तो टीथ, स्टडी ऑफ टीथ क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, जो दांतों का पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, उसको क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी। अब टीथ में भी दो तरह के टीथ होते हैं, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पररी, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पररी। जो परमानेंट टीथ है वो लाइफ में एक बार आते हैं, लाइफ में एक बार आते हैं। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, मोनोफाइकोडेंट, मोनोफाइकोडेंट। और ये टेम्पररी टीथ है, और ये टीथ जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, तो वो 12 रहते हैं। और टेम्पररी टीथ जिसको दूध के दांत भी बोलते हैं वो लाइफ में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डाइकोफाइकोडेंट बोलते हैं। और ये कितने रहेंगे, ये 20 रहेंगे। अब हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 12 32। टोटल ह्यूमन बींग्स में कितने दांत होते हैं, 32 मैक्सिमम। अब जो टेम्पररी टीथ है या टेम्पररी टीथ जो है या दूध के दांत है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है 2102। और ये जो टीथ का जो मैंने नाम दिया, इंसीजर्स, ये हो गया क्या, इंसीजर्स। इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलेंगे प्रीमोलर, और इसको बोलेंगे मोलर। अब ये 2102 कैसे, तो ये पेयर में रहते हैं। जब ये बच्चे रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कितने दांत रहते हैं, तो 20 दांत रहते हैं, ठीक ना। तो ये जो हम लोग का जो जॉ रहता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी जॉ, और इसको बोलते हैं मैंडिबल जॉ। जो मैंडिबल जो रहता है ये होता है मूवेबल,
अब जो मैं बताया था 2102, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा जो माउथ रहता है ये टोटली 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट ऊपर और 2 पार्ट नीचे, 2 पार्ट नीचे। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया, 1 2 3 4। मैं एक पार्ट की अगर बात करता हूँ सिर्फ इसकी, तो इसके लिए मैंने 2102 लिखा था। अब मैं टोटल तीत की बात करूंगा, जब भी बात करूंगा टोटल तीत का, तो कितने तीत हो जाएंगे? 2102 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में सब में एडिशन डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 तीत। और ये बच्चे में जो कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ ही होते हैं। तो ये आप अगर याद रखेंगे कि एक पार्ट में, 4 में से एक पार्ट में 2102 जो रहता है वो बच्चे का तीत है, दूध का दांत है, दूध का दांत। 2102 जो पहला रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इंसीजर्स, सेकेंड वाले को कैनाइन बोलेंगे, थर्ड वाले को प्री मोलर बोलेंगे और फोर्थ वाले को मोलर बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसमें 0 प्री मोलर होते हैं, जो दूध के दांत वाले रहते हैं उसमें प्री मोलर नहीं रहते हैं। अगर हम बात करते हैं टेम्पररी, ये परमानेंट टीथ की अगर बातें करते हैं, टेम्पररी हो गया, परमानेंट टीथ की अगर बात करें तो परमानेंट टीथ उसी फॉर्म में चलेंगे 2123। पहला हो जाएंगे इंसीजर्स, सेकेंड वाले हो जाएंगे कैनाइन, थर्ड वाले हो जाएंगे प्री मोलर, मोलर से पहले वाला, और ये हो जाएंगे मोलर। अब जो बड़े में तीत होते हैं वो मालूम ही है कि कितने होते हैं, तो सेम चीज इसी तरह से कर दीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, और एक पार्ट में मैंने बताया था तो टोटल पार्ट का निकाल दीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, तो कितना हो जाएंगे? 32 तीत हो जाएंगे, टोटल 32 तीत हो जाएंगे। ये तो हुई टीथ का स्ट्रक्चर। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फॉर्मूला जो है, ये 2102 यही फॉर्मूला बहुत पूछता है। 2123 लिखेंगे परमानेंट टीथ, या फिर परमानेंट टीथ ही बोलेंगे उसको, और फॉर्मूला दोनों दिया रहेगा। तो परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है 2123 वो में उसमें टिक लगाइएगा। अगर टेम्पररी टीथ का पूछेगा तो 2102 वाले में टिक लगाइएगा। ये हो गया परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। तो कई बार फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है 2123 अपॉन 2123, तो इस तरह से भी लिखा रहेगा, तो आप इसी को मारिएगा। अगर इस तरह से लिखा है 2102 अपॉन 2102, ये भी फॉर्मेट है, तो ये कौन से टीथ का फॉर्मेट है? ये है टेम्पररी टीथ या दूध के दांत वाले, बच्चे के दांत के वाले का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला जो है वो किसके है? बड़े वाले के लिए फॉर्मूला है, परमानेंट टीथ के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है और डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं विजडम टीथ का। विजडम जो बुद्धि का दांत या बुद्धि वाला जो दांत रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो 2 सेट रहते हैं। 2 सेट बोले तो कितने? 4 पेयर रहेंगे। और ये जो विजडम टीथ रहता है ना, वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में काउंट किया जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट किया जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जिस ऑर्गन का कोई काम ही ना हो, वो बस दिखावे के लिए हो, उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डेंटल फॉर्मूला अगर पूछा जाए, डेंटल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो
परमानेंट के लिए, परमानेंट के लिए क्या लिखेंगे, 2123 अपॉन 2123। अगर टेम्पररी के लिए पूछा जाए, टेम्पररी के लिए पूछा जाए तो 2102 अपॉन 2102। मैंने बताया इसको, इसको क्या बोलेंगे, इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं टंग की, अगर टीथ का वर्क बोल रहा है, टीथ का अगर वर्क बोला जाए कि टीथ करता क्या है, तो ये फूड को क्या करता है, ग्राइंडिंग करने का काम करता है, ग्राइंडिंग करने का काम करता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर ये टीथ है तो इसके जो ऊपर वाले व्हाइट वाले जो पोर्शन रहते हैं, व्हाइट पोर्शन, उस उसको वो किस चीज से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगर सबसे ऊपर वाले जिसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, अगर वो पूछ दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इनेमल। और इनेमल तो बहुत गजब का चीज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है क्या कि सबसे हार्डेस्ट, मतलब हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ बहुत बार पूछता है, तो ये क्या होता है, इनेमल ही बोलते हैं, इनेमल को ही बोलते हैं। वो बहुत हार्ड रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब टंग की अगर बात करते हैं, तो टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है, जिसमें कोई बोन्स या हड्डी नहीं रहते हैं, उसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। और इसको कई बार सेंसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स तो ऑलरेडी है ही, सेंसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे सेंसरी सेंस हम लोग को देता है कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है या सावर है, जैसा भी है। वो टेस्टिंग बर्ड इसमें लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो टेस्टिंग बर्ड से हम लोग को टेस्ट मिलता है, टेस्टिंग बर्ड से हम लोग को टेस्ट मिलता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बताते हैं कि टंग का जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये टंग का ये इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना दूं, तो इसमें बहुत सलाइवरी ग्लैंड्स तो रहती हैं, बट थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट देता है। तो ये जो आगे का जो पोर्शन है, यहाँ से हम लोग को स्वीट स्वीट टेस्ट मिलता है। कैसा टेस्ट मिलता है, स्वीट टेस्ट मिलता है यहाँ से। ठीक है, अगर हम इधर थोड़ा सा चले आए तो ये जो मिलेगा इधर और इधर, इधर जो टेस्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, सॉल्टी, मतलब नमकीन टेस्ट मिलेगा। और अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट मिलेगा सावर, और यहाँ पे बीटर मिलेगा। ठीक है, और एक लास्ट वाला जो स्टेप्स रहता है, वहाँ पे एक्चुअली जो टेस्ट मिलता है जनरली कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, बट ये जो टेस्ट मिलता है यहाँ पे
वो गार्लिक टेस्ट होता है। गार्लिक हो गया या फिर ओनियन का जो टेस्ट आता है, कड़वा कड़वा वाले जितने भी टेस्ट आते हैं, जिंजर का आता है, अदरक प्याज ये सब का जो टेस्ट आता है वो सबसे लास्ट वाले स्टेज पे ही आता है, यही वाला। ठीक है, तो कई बार इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो डाइजेशन इन माउथ लिखते हैं। ये तो कुछ माउथ्स के बारे में बताया मैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। दांत क्या किया, ग्राइंड किया, फूड हम लोग लिए, फूड हम लोग क्या किए, इनटेक किए, मतलब लिए किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, माउथ से लिए। तो पहले किसके थ्रू गुजरा, टीथ के थ्रू गिरा। ये क्या किया, ये ग्राइंड किया। अब टंग जो है टेस्ट तो लिया ही, अपना स्लाइवरी मिला दिया, स्लाइवरी मिलाकर उसे बोलस बना दिया। बोलस मतलब जिसमें स्लाइवरी वगैरह और कुछ डाइजेस्टेड फूड। बोलस किसको बोलते हैं, स्लाइवरी प्लस डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को बोलस बोलते हैं। अब यहाँ से ये फूड पाइप के थ्रू जाएगा, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा। तो अभी हम स्लाइवरी की बात करते हैं। तो माउथ में जो डाइजेशन होता है, याद रखना है इंपॉर्टेंट बात, माउथ में इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ फर्स्ट। सबसे पहला डाइजेशन जो होता है वो माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेशन हमारे शरीर में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये कितना परसेंट कन्वर्ट होता है, तो 70% कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन होता है, बाकी प्रोटीन और फैट जो है एज इट इज रह जाता है। और फाइनली वो ओइसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। जैसे ही हमारा फूड अब स्टमक में आएगा, जैसे ही फूड हमारा स्टमक में आ गया,
ये जो फूड है स्टमक में आता है तो आने के पहले जो फूड पाइप में जो फूड रहता है, फूड पाइप में जो फूड आता है माउथ के थ्रू, उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब स्टमक में डाइजेशन क्या क्या होता है? तो स्टमक की अगर बात करते हैं तो स्टमक में दो तरह के डाइजेशंस होंगे। डाइजेशंस सॉरी दो तरह के यहाँ पे सिक्रीशंस होंगे। सिक्रीशंस दो होंगे। सबसे पहला जो होगा वो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर गलती से अगर आप कुछ खा भी लेते हैं तो यहाँ ये इतना एसिडिक होता है कि वो सभी को मार डालता है। अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह हो, आप गलती से ईट कर लिए तो HCl उसको किल कर देगा। इवन कि कोई वायरस है उसको भी किल कर देगा यहाँ पे। हालांकि डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। HCl जो है ये क्या है? एसिड है। और एसिड कैसे डाइजेशन में हेल्प कर सकता है? यहाँ पे आप लिख लें, इट कैन नॉट हेल्प इन डाइजेशन डायरेक्टली। ये क्या करता है? इट वर्क एज अ कैटलिस्ट। इट वर्क एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे रेनिन का सिक्रेशन होगा। और तीसरा हमने क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में डाइजेशन। तीन तरह के पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं। सेकेंड, प्रोटीन्स लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का ही डाइजेशन होगा। तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा? तो पेप्सिन रिलीज होगा। पेप्सिन रिलीज होगा। और रेनिन जो है वो किसका डाइजेशन करता है? मिल्क का करता है। और ये किसका डाइजेशन करता है? तो ये प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। और ये मिल्क का डाइजेशन। ठीक है। अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। अगर HCl जो है if HCl secretion will more, acidity will increase। एसिडिटी बढ़ने का हमारा बेसिक कारण यही होता है कि ज़्यादा HCl निकल जाता है। और HCl जब निकल जाता है तो हम लोग क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या होता है? इनो में क्या रहते हैं? तो इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहते हैं, MgOH2। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम। और ये क्या होते हैं? ये बेस होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एसिड प्लस बेस क्या मिल बनते हैं? साल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो हम लोग का एसिडिटी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि HCl आखिर कैटलिस्ट का काम कैसे करता है।
तो जो हमारे पेट में या हमारे स्टमक में जो सिक्रीशंस हो रहे हैं दो, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीशंस होते हैं। इन एक्टिव फॉर्म में सिक्रीशंस हो रहे हैं। किसका? पहला तो रेनिन का, और रेनिन इनएक्टिव में रहता है तो उसका नाम क्या मिलता है? प्रोरेनिन। और पेप्सिन का, तो पेप्सिन्स को भी नाम क्या मिलता है? प्रोपेप्सिन। प्रोपेप्सिन को हम लोग पेप्सिनोजेन भी बोलते हैं, पेप्सिनोजेन बोलते हैं। और यही पेप्सिनोजेन को HCl किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। HCl किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में करता है। और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करता है? रेनिन में कन्वर्ट करता है। और यहीं पे हमारा मिल्क का डाइजेशन होता है। पूरे शरीर में हमारा रेनिन पेट में ही रिलीज होता है और पेट में ही मिल्क का डाइजेशन होता है। यहाँ पे पेट में सिर्फ मिल्क का डाइजेशन होता है और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? तो प्रोटीन जो है वो 90% प्रोटीन, 90% प्रोटीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स में कह सकते हैं, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि बफेलो का मिल्क वाइट क्यों होता है? बफेलो का मिल्क जो रहता है वो वाइट क्यों होता है? तो केसिन प्रोटीन की वजह से होता है, केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। और जितने भी हमारे बॉडी में एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, तो एंजाइम्स एक्चुअली है क्या? तो एंजाइम्स भी एक प्रोटीन ही है। एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं बफेलो के मिल्क वाइट की बात कर रहे थे कि वाइट क्यों होता है, तो केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। जबकि काऊ का जो मिल्क रहता है वो येलो कौन सी वजह से होता है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन प्रोटीन की वजह से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम भी है कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन की वजह से काऊ का मिल्क येलो होता है, बफेलो का मिल्क केसिन प्रोटीन की वजह से वाइट होता है। अब हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो मिल्क का डाइजेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं एज कम्पेयर टू यंगर वंस, एज कम्पेयर टू ओल्डर वंस। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे मिल्क का डाइजेशन आपका कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में रेनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे बच्चे लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे दूध पीना कम करते हैं तो रेनिन का फॉर्मेशंस भी कम होता जाता है। और अचानक आप 1 kg 2 kg दूध पी लेंगे तो रेनिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो डाइजेशन अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं कि बच्चे में रेनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं तो मिल्क का डाइजेशन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। तो दो चीज़ हम पढ़े, माउथ में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अगर स्टमक में आए तो 3 चीज़ सिक्रेट होते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिनोजेन या पेप्सिन। तो 3 चीज़ का सिक्रेशंस हो गया। माउथ में डाइजेशन हो गया था कार्बोहाइड्रेट्स का, और स्टमक में डाइजेशन हो गया प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया? तो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में।
अब यहाँ से जो फूड पार्टिकल्स निकल के जाएंगे स्टमक से, स्टमक में डाइजेशन सब हो गया तो अब ये तो बाहर ही जाएंगे ना, तो ये मान लो फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स यहाँ पे था खाना पहले से जो डाइजेशन हो रहा था, तो यहाँ से HCl रिलीज हुआ, रेनिन रिलीज हो गया और पेप्सिन या पेप्सिनोजन रिलीज हो गया, तीन चीज रिलीज हो गया। तो अब ये जो फूड पार्टिकल्स है ना, इस फूड पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फूड पार्टिकल्स को चाइम बोलते हैं। ठीक है, इस फूड पार्टिकल्स को चाइम बोलते हैं। और यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स आया था उसको हम लोग बोलस बोलते थे। यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स है वो चाइम बोलते हैं। ये दो चीज याद रखना है। अब यहाँ पे जो स्लाइटली कर्व रहेगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ये वाले पार्ट को हम लोग डिओडेनम बोलते हैं, बताया था मैंने, डिओडेनम बोलते हैं। और यहीं पे हमारा क्या रहेगा, लीवर। और लीवर के साथ ही क्या रहेगा, गॉल ब्लाडर अटैच। ये क्या है, गॉल ब्लाडर। ये क्या है, लीवर। बाइल स्टोर्ड होता है गॉल ब्लाडर। अब वहां तक देखो, यहाँ पे डाइजेशन किसका हुआ, तो यहाँ पे डाइजेशन प्रोटीन का हुआ। उसके पहले डाइजेशन किसका हुआ था, तो कार्बोहाइड्रेट्स का बच हो गया था। अब बच गया क्या, फैट या लिपिड्स, फैट या लिपिड्स। तो फैट और लिपिड्स का डाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बाइल, गॉल ब्लाडर, लीवर जो है, लीवर जो है किसको प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस को। बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। और ये जो बाइल जूस का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बाइल जूस का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बिलू बिलू बर्डिन, ब्लू बर्डिन पिगमेंट, ब्लू बर्डिन पिगमेंट। एक और होता है, अगर जैसे ब्लड में प्लाज्मा का कलर ये जो येलो हो जाता है, या फिर जॉन्डिस में जो शरीर पीला बन जाता है, तो वो जो पिगमेंट्स होता है उसको बोलते हैं ब्लू रूबिन, रूबिन, ब्लू रूबिन पिगमेंट। वो जॉन्डिस में येलो होता है ना, जॉन्डिस में जो येलो कलर होता है वो बिलीरुबिन की वजह से ही होता है, या प्लाज्मा में जो येलो कलर आ जाता है वो बिलीरुबिन की वजह से ही आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइल जूस का सिक्रीशंस कहाँ से होता है, तो बाइल जूस का सिक्रीशंस लीवर में होता है। स्टोर्ड कहाँ होता है, तो स्टोर्ड गॉल ब्लाडर में होता है। स्टोर्ड कहाँ होता है, तो गॉल ब्लाडर में होता है। सिक्रीशंस यहाँ से हुआ, स्टोर्ड गॉल ब्लाडर में हुआ। और रिलीज कहाँ होता है, तो डिओडेनम में होता है। अब रिलीज जो डिओडेनम में हुआ तो यहीं पे रिलीज हो रहा है, यहीं पे फूड पार्टिकल्स है, तो यहीं पे डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो किसका होगा, फैट का होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं लिपिड्स का होगा। अब जो फैट और लिपिड्स है वो कौन से स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटेंगे, तो फैट और लिपिड्स जो है, डाइजेशन अगर बात करते हैं, डाइजेशन डाइजेशन अगर बात करते हैं, तो फैट या लिपिड्स अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटेंगे। वो बाइल जूस की वजह से टूटेंगे, बाइल जूस की वजह से टूटेंगे। और ये किस में कन्वर्ट होंगे, तो ये फैटी एसिड में, ये फैटी एसिड में टूटेंगे।
ठीक है, और ये कितने परसेंट, तो ये 95% फैट और लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आज इतना पढ़ाया और आज मैं इतना ही रखता हूँ। फिर आगे मैं पेनक्रियाज से बताऊंगा कि पेनक्रियाज में कैसे, पेनक्रियाज का मैं डाइजेशन सिस्टम्स बताऊंगा, और एक टॉपिक मैं पेनक्रियाज पे स्पेशली लेकर आऊंगा कि पेनक्रियाज में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं, एंडोक्राइन में कौन से पार्ट्स आते हैं, अल्फा आते हैं, बीटा आते हैं, पीपी सेल्स आते हैं, क्या जो भी है मैं सारे के सारे उसमें बताऊंगा। और कितना परसेंट सिक्रीशंस होता है, उसके सेल्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया बाइल के लिए, तो बाइल का सिक्रेशंस लीवर से होता है, तो लीवर में जो सेल्स रहते हैं उसको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स रहते हैं, और यही हिपैटिक सेल्स जो होते हैं बाइल जूस का सिक्रेशंस में हेल्प करते हैं। और जो लीवर का स्टडी करता है, स्टडी ऑफ लीवर, उसको हिपैटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, उसको क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, और एक पेनक्रियाज पे टोटली मैं फुल लेक्चर लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं डाइजेशंस बता रहा हूँ, तो पेनक्रियाज और बचा हुआ जो डाइजेशंस है मैं आगे बताऊँगा, और ये पूरा का पूरा लेक्चर को कंप्लीट करके आपको एमसीक्यू भी कराता जाऊँगा साथ साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड